हेलो एवरीवन, हेल्थ एंड केयर अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नम्रता सिंह और आज हम प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे। पुरुषों में होने वाली इस बीमारी पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट डॉक्टर वैभव सक्सेना। डॉक्टर वैभव सक्सेना इज हेड यूरोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी एंड रीनल ट्रांसप्लांट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन कौशाम्बी, गाजियाबाद. He is also a director urology at RS Maitri Healthcare, Ghaziabad. Welcome, sir. It's a great honor to have you with us on this platform. थैंक यू नम्रता। सर, आज हम प्रोस्टेट कैंसर के विषय में बात करेंगे, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, इसका इलाज क्या होता है और इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सर, पहले आप ये बताइए कि लाइक प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है। अगर हम उससे पहले हम एक बैकग्राउंड में जाते हैं। एज यस्टरडे वाज द मेंस हेल्थ डे, कल जो है ना मेंस हेल्थ डे था। जी। तो मेंस जो मेन है उनमें सबसे कॉमन जो बीमारी है यूरोलॉजिकल ट्रैक्ट से लेके एडल्टहुड से लेके और चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक, तो कॉमनेस्ट जो ऑल द डिजीज, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो उसका इन्फ्लेमेशन हो, चाहे उसका इनलार्जमेंट हो लीडिंग टू अदर किडनी कॉम्प्लिकेशन, ये सब प्रोस्टेट की डिजीज से ही रिलेटेड होते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है बॉडी में, जो कि यूरिन के रास्ते में एक ग्लैंड होती है जिसका काम होता है स्पर्म्स को नरिश करना एट द यंग एज। उसके लिए जो एनर्जी रिसोर्सेज है, फ्रक्टोज एंड ऑल, जो उसका फूड है स्पर्म्स का, उसको प्रोड्यूस करना एंड उसके लिए एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना फॉर रिप्रोडक्शन. So, but as as the age of the person grows up, after 30 or 40 years, you say that the size of the prostate begins enlarging. And when it enlarges, it can create some complications, या कुछ complications create कर सकता है patient के लिए, या नहीं भी कर सकता है। डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है उसके बढ़ने की और वो कितना रास्ते को रोक रहा है। अब बात आती है प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट का इनलार्ज होना और प्रोस्टेट का कैंसर होना, ये एक दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट पैथोलॉजी है। प्रोस्टेट नॉन कैंसरस फॉर्म में भी नेचुरली भी सब लोगों में इनलार्ज होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि इफ इट इज इनलार्जिंग देन इट कैन कन्वर्ट टू कैंसर विद द टाइम। इट्स नॉट ट्रू। ओके, सो पहले ये मिथ गलत है कि अगर सारे पेशेंट्स या सारे लोगों में प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा है देन इट मे बी कैंसर एंड इट रिक्वायर्स सम biopsy or treatment for that. All the patients having enlarged prostate don't require any medical treatment or surgical treatment, but the persons who are having symptoms, जिनमें लक्षण है उसके, उनमें प्रोस्टेट के सिम्टम्स को ट्रीट करना होता है। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड, हाउ वी डिफरेंशिएट दैट द प्रोस्टेट जो इनलार्ज हो रहा है या प्रोस्टेट जो बढ़ रहा है एज के साथ 40 अबव या 45 अबव, सो इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं हम। उसमें एग्जामिन करते हैं कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है प्रोस्टेट में, कोई ऐसी हार्डनेस तो नहीं है जिसकी की बायोप्सी लेनी हो। इसको साथ में हम स्क्रीन करने के लिए जो दो सबसे स्क्रीनिंग टूल हैं बेस्ट प्रोस्टेट कैंसर के, वो है पीएसए, सीरम पीएसए और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. So with the help of these two screening tools, we can come to the conclusion whether patient requires some further investigation or biopsy to confirm or to detect prostate cancer or just wait. तो आई थिंक हमने अभी जो है स्क्रीनिंग टूल्स के बारे में बात की है प्रोस्टेट के। जी सर। तो अब अगर हम इसके आगे चलें कि हम बिनाइन नॉन कैंसरस प्रोस्टेट को, मान लीजिए स्क्रीनिंग टूल हमने जो दो बताए, कोई 50 इयर्स का पर्सन हमारे पास आता है जो कि ये सिम्टोमेटिक है, इसको कोई लक्षण नहीं है यूरिन का, बट वो एक रूटीन टेस्ट के लिए आता है। हमने उसका पीएसए का टेस्ट किया और पीएसए की जो नॉर्मल रेंज होती है
वो 0 to 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। 4 नैनोग्राम तक नॉर्मल होता है। ओके। तो अगर 4 नैनोग्राम से ऊपर होता है देन ही कम्स इन द ग्रे जोन। इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए, इंडियन जो पॉपुलेशन है उसके लिए 4 नैनोग्राम से ऊपर का अगर लेवल है देन इट इज नॉट नॉर्मल। सो ओके। 4 to 10 कम्स इन द बेसिकली द ग्रे जोन। 4 से 10 तक का जो नैनोग्राम का जो लेवल है वो ग्रे जोन में आता है, और 10 के ऊपर इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ सम प्रोस्टेटिक डिजीज। इट मे बी कैंसर, इट मे बी इन्फेक्शन। तो जो 4 से ऊपर अगर प्रोस्टेट पीएसए का लेवल है तो हम उसके लिए फर्दर टेस्ट करते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन में अगर कोई गांठ आती है तो हम उसका एमआरआई कराते हैं या बायोप्सी कराते हैं। ओके। एमआरआई में ग्रेडिंग होती है इसकी, जिससे कि पता चल जाता है। एमआरआई पेल्विस करते हैं इसमें, जिसमें कि पता लग जाता है कि ये प्रोस्टेट में कैंसर होने की संभावना कितनी है। उसकी एक स्कोरिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 5। अगर 1 2 है तो ना के बराबर संभावना है, बट 3 या मोर है तो संभावना काफी ज्यादा है। तो ओके। जिनका प्रोस्टेट की ग्रेडिंग एमआरआई में बढ़े हुए पीएसए के साथ मोर 3 और मोर आती है, उन पेशेंट्स में हम बायोप्सी के लिए रिकमेंड करते हैं प्रोस्टेट की। ये प्रोस्टेट की बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, जिसमें कि 12 नीडल्स, कोर्स नीडल से, सुई से छोटी सी बायोप्सी, एक डे केयर प्रोसीजर है। और उसको लैटिन के रास्ते से ही प्रोस्टेट के 12 टुकड़े हम छोटे छोटे नीडल से ले लेते हैं, जिससे कि हम प्रोस्टेट कैंसर को और उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ है वो। जी सर। ओके। ओके, इस तो ग्रेड को मतलब प्रोस्टेट बोलिए। कैंसर एज सच एक प्रोस्टेट की बीमारी है, जिसको जी। कि हम डिफरेंशिएट करते हैं दो बेसिक टेस्ट से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, रेक्टल एग्जामिनेशन से, और सीरम पीएसए से। अगर पेशेंट को यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है और पीएसए बढ़ा हुआ है, पेशेंट की एज 50 या उससे ज्यादा है, तो उसको इवेलुएट कराना चाहिए यूरोलॉजिस्ट से। और अगर उसमें कुछ भी सस्पिशियस आता है तो उसकी एमआरआई करा के बायोप्सी करानी चाहिए, जो कि प्रोस्टेट कैंसर को प्रोस्टेट की अदर नॉन कैंसरस बीमारियां जैसे इन्फेक्शन एंड नॉर्मल इलाजमेंट ऑफ प्रोस्टेट से डिफरेंशिएट कर सकता है। जी सर। ओके सर, तो ये था प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, लाइक कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, उसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है और स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। ओके सर। सर, अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो ये उस पेशेंट को पता कैसे चलेगा, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं जिससे कि पेशेंट को पता चले कि उनको प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि आजकल के परिवेश में सीरम पीएसए एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, और बहुत सारे लोग करा के ही आते हैं मेरे पास। यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट पीएसए का टेस्ट करा के आते हैं, जो कि बढ़ा हुआ आता है कभी कभी। देन दे उनके जो जनरल फिजिशियंस होते हैं, फैमिली फिजिशियंस होते हैं, वो हमारे पास यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं पेशेंट्स। तो एक इन जनरल अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो हमारे पास पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी आ जाते हैं कई बार, जिनको यूरिन में कोई सिम्टम नहीं होता है, और वो बड़े अचंभित होते हैं कि इसमें प्रोस्टेट कैंसर की बात डॉक्टर साहब क्यों कर रहे हैं। बट ये सच है कि इट मे बी टोटली एसिम्टोमेटिक। कई पेशेंट मैंने देखा है जो कि स्टेज 4 के प्रोस्टेट कैंसर में रेस सीरम पीएसए के साथ आए। स्टेज 4 का मतलब हड्डियों तक हाँ। फैल चुका है, जब फैल चुका था वो, जी। और बाद में पता लगा कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है, और वो वही निकला, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। तो अगर हम लक्षण की बात करें तो ये हाईली एसिम्टोमेटिक होता है। कभी कभी ओके। यूरिन में रुकावट, बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन का रुक जाना, ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वेट सर वेट लगभग किस वेट लॉस स्टेज होना में। एक बहुत ही ओके। कॉमन एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का एक और दो लक्षण होते हैं। एक तो वेट लॉस होना, और दूसरा बैक में पेन, लो बैक में, स्पाइन में पेन होना, हड्डियों में फैलने का वो एक लक्षण हो सकता है। ओके सर। और सर, आपके पास जो पेशेंट आते हैं जनरली किस एज के पेशेंट में मतलब ये कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हालांकि इसकी जो सबसे कॉमन एज है वो 50 to 70 ईयर्स है, बट मैंने जो यंगेस्ट पेशेंट इसका देखा है स्टेज 4 का, वो 38 ईयर्स की एज पे भी देखा है। 38 ईयर्स का आदमी जिसको कि पीएसए बहुत ज्यादा था, 200 के ऊपर था, और उसकी हड्डियों तक प्रोस्टेट कैंसर फैल चुका था, इवन उसकी किडनी पे भी उसका इफेक्ट आ गया था। तो इस उस स्टेज तक भी मैंने 38 ईयर्स की एज से लेके और 100 ईयर्स, 99 90s की एज तक सारे पेशेंट्स में ये हो सकता है। कॉमनेस्ट स्टेज 50 to 70 है। ओके, 50 to 70। ओके। ओके सर। तो और सर, इसके पीछे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, लाइक ये प्रोस्टेट कैंसर किन कारणों से हो सकता देखिए, है।
एज यूजुअल जी नम्रता। तो एज जी यूजुअल जो स्मोकिंग एंड टोबैको इंटेक है, दैट इज द जी कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर विद ऑल द कैंसर्स, चाहे वो बॉडी का कहीं का भी कैंसर हो। एंड जी प्रोस्टेट कैंसर में भी इसका एक एसोसिएशन पाया गया है। इसके अलावा मोर फैटी डाइट और नॉनवेज डाइट दैट इज ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद प्रोस्टेट कैंसर। कुछ फैमिलियल एसोसिएशन भी होते हैं, पारिवारिक वो भी होते हैं कि किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो कि यंग एज पे किसी को प्रोस्टेट में कैंसर हुआ हो, और उससे वो उसमें इनहेरिट हो सकता है उसके नेक्स्ट जनरेशन में, उसके भाइयों में, स्पेशली अगर 50 साल के आसपास या अर्ली स्टेज पे, अर्ली यंग एज पे उसको प्रोस्टेट कैंसर किसी फैमिली में हिस्ट्री में हुआ हो। तो ये 3 कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का वेट ज्यादा है, ओबेसिटी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। मेन में ओबेसिटी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। ओके सर। ओके मीन्स एक तो जेनेटिक रीजन हो गया कि अगर किसी के फैमिली में किसी को है तो उनको ज्यादा जेनेटिक अलर्ट। रीजन हो गया, टोबैको का इंटेक हो गया, जी फैमिली हिस्ट्री हो गई, जी मोर वेट हो गया, एंड जी मोर नॉन वेजिटेरियन डाइट हो गई। ये ओके 4 कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। जी। मतलब इनका थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर इससे जुड़ी कुछ चीजें हैं तो थोड़ा सा उनको जी, अलर्ट रहने की फैमिली जरूरत है। में किसी को अर्ली स्टेज पे प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो यंग एज पे, देन दे शुड जी स्क्रीन देमसेल्व्स फॉर प्रोस्टेट डिजीजेस एंड कैंसर। ओके सर, एक चीज मुझे और पूछना था, जैसे कि आपने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो मतलब किस कभी कभी, स्टेज। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, नॉट कभी ऑलवेज। कभार एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। तो सर किस स्टेज में सिम्टम्स आने मतलब पेशेंट को पता चलते हैं। देखिए, ये तो स्टेज 1 में जब होता है तो केवल प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, थोड़ा पीएसए बढ़ता है, तो ओके उसमें कई बार सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट जब स्टेज 3 या 4 में पहुंचता है, जब वो फैलने लगता है और वो किडनी पे इफेक्ट डालता है, यूरिन का रास्ता रोकता है, या बॉडी में फैल जाता है, स्पेशली जब हड्डियों में फैल जाता है, तब फिर वो सिम्टम्स देता है, पेन देता है, बैक पेन देता है, वेट लॉस कराता है, बिकॉज कैंसर सेल्स ज्यादा खाना खाने लगती हैं बॉडी का, तो उसकी वजह से पेशेंट का वेट कम हो जाता है, पेशेंट को भूख कम लगने लगती है, बॉडी की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कई बार हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो जाते हैं स्टेज 4 में। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, हड्डियों का फ्रैक्चर होना, वेट कम होना, भूख कम लगना, बैक पेन होना, स्पाइन में पेन होना, पैरों में सूजन आना, किडनी फंक्शन डिरेंज होना, along with रेस्ट पीएसए। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स और साइंस हैं जिसपे भी प्रोस्टेट कैंसर को हमेशा चेक करना चाहिए। जी सर, मतलब इन सभी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ओके सर। जी, और अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है या इसका इलाज क्या हो सकता है। देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसी भी कैंसर का, इंक्लूडिंग द प्रोस्टेट कैंसर। ठीक अगर है। पेशेंट यंग है, पेशेंट की परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छी है, और वो स्टेज क्या है पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट की कैंसर की, तो प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया, लो ग्रेड का है, पेशेंट फिट है सर्जिकली करने के लिए, तो प्रोस्टेट की कैंसर को जड़ से निकाला जा सकता है। रेडिकल रोबोटिक सर्जरी इसकी होती है, जिसमें कि हम प्रोस्टेट को जड़ से निकाल देते हैं। ये दूरबीन के द्वारा, रोबोट के माध्यम से ये सर्जरी होती है, और प्रोस्टेट से रिलेटेड जो कैंसर है वो सारा हटा दिया जाता है, उसकी लिम्फ नोड्स हटा दी जाती हैं, और पेशेंट यूजुअली 1 to 2 वीक्स में फिट हो जाता है। ओके सर। सेकंड होता है कि अगर पेशेंट के फिटनेस अच्छी नहीं है, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस सर्जरी के लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, या बहुत मेजर सर्जरी, या फिर कैंसर फैल चुका है आसपास, इस कंडीशन में कैंसर को जड़ से नहीं हटाया जा सकता है, तो उस कैंसर में उस कंडीशन में हार्मोन थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, साथ में कुछ लिमिट तक सर्जरी जैसे ऑर्किडेक्टमी, या फिर रास्ता बनाना, ट्यूआर चैनलिंग जिसे कहते हैं, कि पेशाब अगर रुक रहा है प्रोस्टेट की वजह से, उसको खोल देते हैं, बट इसमें कैंसर को जड़ से नहीं निकाला जा सकता है। ये यूजुअली स्टेज 3 की डिजीज में करते हैं, या पेशेंट जो जिनका परफॉर्मेंस स्टेटस अच्छा नहीं होता है, ऐसे पेशेंट्स में करते हैं। एंड चौथी ठीक है। स्टेज होती है कि फोर्थ स्टेज, जब हड्डियों तक फैल चुका है, या अदर पार्ट्स बॉडी के डिस्टेंट पार्ट्स में फैल चुका है कैंसर प्रोस्टेट का, उस कंडीशन में हम सिर्फ कंजर्वेटिव थेरेपी करते हैं, उसमें हम कीमोथेरेपी भी एक ऑप्शन होता है, तो हार्मोन प्लस रेडिएशन, और कभी कभार कीमोथेरेपी साथ में ऐड करते हैं। कभी कभी इसमें सेकेंड लाइन हार्मोन थेरेपी भी हम लोग आजकल ऐड करने लगे, जो कि कई सारी नई ड्रग्स आ गई हैं, उनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट के फॉर्म में देते हैं, वो मेडिकल थेरेपी ही है, उसकी सर्जिकल थेरेपी नहीं है। तो ओके सर। बेसिकली अगर स्टेज 1 या 2 की डिजीज है, उसमें हम
कैंसर को जड़ से रोबोटिक सर्जरी या अदर माध्यम से निकाली जा सकती है। बट अगर 3 या बियॉन्ड है, 3 या 4 की डिजीज है, उसको यूजुअली हम कीमो, रेडिएशन या हार्मोन थेरेपी के द्वारा दबाया जा सकता है, ना कि पूरा निकाला जा सकता है। ओके सर। ओके, इट्स ग्रेट टू नो। सर, ये रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टोमी, ये एक है टर्म जो कि इससे रिलेटेड ही है। आप से मैं जानना चाहूंगी कि क्या होती है और क्या ये सेफ है। देखिए, ऐसा है कि पहले जब सारी मिनिमल इन्वेजिव थेरेपी, दूरबीन विधियां अवेलेबल नहीं थी, तब ओपन सर्जरी कैंसर को, प्रोस्टेट को जड़ से निकालने के लिए की जाती, जिसमें कि एब्डोमेन में, पेट में इंसिजन दिया जाता था और पूरे प्रोस्टेट को हटा दिया जाता था और पेशाब की थैली को नली से कनेक्ट कर दिया जाता था। हालांकि ये जो ग्लैंड होती है बहुत छुपी हुई होती है, ये जस्ट जो हड्डी होती है हमारी, प्यूबिक बोन होती है, कूल्हे की हड्डी, उसके पीछे छुपी होती है। तो उस जगह पे ओपन सर्जरी करना या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना बहुत इजी नहीं होता है, और उसके रिजल्ट्स भी कंपैरेबल नहीं है रोबोटिक सर्जरी से। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी का, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, स्पेशली प्रोस्टेट को हटाने के लिए, जड़ से हटाने के लिए, ओके। इसका एडवेंट आया, और ये अर्ली 2000 में स्टार्ट हुई। अब ये पॉपुलराइज हो गई है वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले यूएस में स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे और भी वर्ल्ड के डिफरेंट माध्यम से। तो जैसे कि एम्स में, जब मैं पढ़ रहा था, अपनी ट्रेनिंग ले रहा था यूरोलॉजी की, एम्स न्यू दिल्ली में, उस समय एम्स में न्यू दिल्ली में वाज द ओनली रोबोट इन इंडिया। ये 2008 की बात है। 2006 में इंडिया में रोबोट आया था। तब ये इंडिया का पहला रोबोट था जो कि इस प्रोसीजर के लिए या अदर कैंसर सर्जरीज या अदर प्रोसीजर्स के लिए यूज होता था। बट जैसे जैसे टाइम निकला, और जैसे जैसे बेसिकली और डेवलपमेंट हुआ, नए हॉस्पिटल्स आए, नए फैसिलिटीज हुई, नए एडवांसमेंट हुए, तो अब जाके अब मोर देन 200 to 300 रोबोट्स ऑल ओवर इंडिया इंस्टॉल हो चुके हैं फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। इसके अलावा जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो भी जनरेशन 1 से जनरेशन 3 तक आ चुका है। अब हम लोग थर्ड जनरेशन रोबोट से मोर प्रिसाइज वे में और बेटर विजन के साथ ऑपरेट करते हैं, जिससे कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी फार बेटर होते हैं। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें कि रोबोटिक प्रोस्टेट का ओपन सर्जरी या दूरबीन की जो कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, उस पर क्या बेनिफिट है, तो इससे एक तो यूरिन का कंट्रोल बेटर होता है। दूसरा, अगर कुछ पेशेंट्स में, नॉट इन ऑल द पेशेंट्स, और साथ में इरेक्शन, जो इवन सर्जरी के बाद जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है। साथ में कैंसर का कंट्रोल भी बेटर रहता है। चौथा ये है कि ये बहुत डिफिकल्ट एक्सेस होती है उस जगह की, तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस की संभावना है, ब्लड लॉस होना है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। ओके सर। मीन्स ये जो रोबोटिक प्रोस्टेक्टेक्टोमी है, इट्स बेटर देन ओपन सर्जरी या इन ऑल। ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओके सर। सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी। जो लास्ट स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर होता है, क्या ये क्यूरेबल होता है। लास्ट स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर क्यूरेबल नहीं होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है दवाओं से, रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से, हार्मोन थेरेपी से। बट लास्ट या स्टेज 4, जिस जो कैंसर है, किसी भी बॉडी के पार्ट का कैंसर हो, अगर हड्डियों तक या अदर पार्ट, डिस्टेंट पार्ट्स तक, जैसे कि लिवर में, लंग्स में, वहां पहुंच चुका है, तब फिर उसको हम स्टेज 4 का या लास्ट स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर में भी इसको जड़ से दबाया जा सकता है, बट जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें कि जहां जहां वो फैला होता है हड्डियों में, वो आफ्टर सम टाइम, अगर हम पेट सीटी कराएं ट्रीटमेंट के बाद, वो दब जाता है पूरा, और वहां पे वो उसके अपटेक नहीं दिखते हैं, वहां से वो गायब हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो जड़ से खत्म हो जाएगा, वो थोड़े आफ्टर फ्यू ईयर्स और फ्यू मंथ्स वो फिर से रिकर कर सकते हैं। तो इसकी दवाएं लगातार करनी पड़ती हैं, फॉलो अप लगातार यूरोलॉजिस्ट से और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से करना पड़ता है। ओके सर। मतलब रिकरेंस के क्या चांसेस रहते हैं, कितने टाइम में रिकरेंस हो जाता है अगर जो लेप्रोस्कोप। नॉर्मल, अगर हम लाइफ उस भी देखें, तो वो लगभग 6 महीने से लेके 10 साल तक या 20 साल तक कहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में और कौन सा ग्रेड है। हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर है तो एज उतनी ज्यादा नहीं मिलती है, लॉन्गेविटी नहीं मिलती है। बट अगर स्टेज कम है और ज्यादा जगहों पे नहीं फैला है, पेशेंट की एज कम है, प्रोस्टेट का जो उसका एडवांसमेंट है, जो जहां जहां फैला है वो कम जगहों पे फैला है, उन कंडीशंस में हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 5 years तक भी मिल सकती है, ओके सर, इवन मतलब इस लास्ट स्टेज के प्रोस्टेट कैंसर में, जो कि अदर कैंसर्स में नहीं होता है यूजुअली। ओके ओके सर।
मतलब जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा उसका उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट उतनी है। जल्दी चालू करना चाहिए, उसमें ये डिले नहीं करना चाहिए कि अरे हमें तो एडवांस्ड कैंसर है, लास्ट स्टेज का, इसमें क्या फायदा ट्रीटमेंट का। ऐसा नहीं जितने है भी लोग prostate डर cancer। जाते हैं कैंसर के नाम से ही, चाहे किसी भी स्टेज का हो, जी और वो फिर वो भी खो देते हैं, तो इसलिए हाँ, वो ऐसा डरना नहीं नहीं करना चाहिए, चाहिए। उन्हें तुरंत किसी तुरंत। यूरोलॉजिस्ट से परामर्श करना हाँ। चाहिए और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली चालू करना चाहिए। जी सर। राइट। सर, आप ये बताइए, प्रोस्टेट कैंसर के कुछ जैसे प्रिवेंशन टिप्स अगर आप साझा करें तो हमारे पेशेंट तो के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोस्टेट है। कैंसर का जो बेस्ट प्रिवेंशन ट्रिप है वो मैं बोलूंगा कि स्क्रीनिंग। देखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल, नॉन स्मोकिंग एनवायरनमेंट, डेली एक्सरसाइज, देन डिक्रीज ओबेसिटी के चांस इंसिडेंस, ये तो एक प्रिवेंटिव टिप्स हो गए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंटिव टिप हम कहेंगे वो स्क्रीनिंग कहेंगे, क्योंकि कोई भी कैंसर इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रिवेंटिव मेजर्स खत्म तो नहीं किया जा सकता, उसके बाद भी बहुत लोगों को होता है, मैंने देखा है। तो अगर आप उसको सही टाइम पे स्क्रीन करके पकड़ लें बहुत अर्ली स्टेज पे, देन इट इज सेफर टू ट्रीट एंड इजियर टू ट्रीट, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर पेशेंट सर, अपना प्रोस्टेट स्क्रीनिंग बाई सीरम पीएसए आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल की एज के बाद आदमियों में अगर पीएसए का टेस्ट 6 महीने पे या साल में एक बार कराया जाए, तो काफी पेशेंट्स का प्रोस्टेट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकता है। और ऐसी कंडीशन में उसको ट्रीट करना भी आसान होता है और उसका जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा होता है। ओके सर। मीन्स 50 साल के बाद हर किसी को, मतलब जो मेल है उनको ट्राई प्रोस्टेट करना कैंसर की चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीनिंग के करानी दो चाहिए। टेस्ट है, हम्म। यूरोलॉजिस्ट के द्वारा एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और साथ में सीरम का पीएसए का टेस्ट। ओके। जिससे कि टाइमली पता चल जाए अगर कुछ हाँ कि प्रॉब्लम है वेदर, तो हाँ उस ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, एंड आई होप कि हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत यूजफुल होगी। एंड अभी भी अगर हमारे व्यूवर्स को कोई क्वेश्चन है, देन दे कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच नम्रता। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।